भारत की आवाज़ की ओर से मैं जेनी जॉन। नमस्कार आप सबको। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो वाकिफ नहीं होगा। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला को की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है और 9 दिसंबर को श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से भी बात की। विकास वालकर ने कहा कि श्रद्धा की मौत से हमारा पूरा परिवार दुखी है। उन्होंने कहा कि बेटी की हत्या के कारण मेरी मनोस्थिति भी खराब हुई है। आगे वो इस कारण से वो ये मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब खुद को संभाला उन्होंने और उसके बाद फिर जो देवेंद्र फडणवीस हैं उप मुख्यमंत्री, उनसे फिर मुलाकात की और उसके बाद मीडिया के सामने भी आए। आगे उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया है कि हमें न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी आश्वासन श्रद्धा के पिता को दिया है और उन्होंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग से उन्हें मदद नहीं मिली। ये कौन लोग थे जो लोग जिसके लिए उनको दुख है? ये श्रद्धा, उनका कहना है कि श्रद्धा आज जिंदा होती अगर पुलिस समय पर काम करती तो। आफताब ने मेरी बेटी का निर्मम हत्या की है और उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। आफताब और श्रद्धा के पिता को ये भी शक है कि जिस तरह से हत्या की गई है श्रद्धा की, वो आफताब का अकेले का काम नहीं होगा। इसलिए उनके परिजनों, रिश्तेदारों और जो भी दोस्त हैं आफताब के, उनके भी खिलाफ जांच करने की मांग की है और आफताब को फांसी की सज़ा देने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और दिल्ली पुलिस की जांच अभी चल रही है। उन्होंने सिर्फ इतना ही मीडिया को बताया है, क्योंकि अभी जो दिल्ली पुलिस को क्या हासिल हुआ है ये सब बातें उन्होंने नहीं बताई है। और उन्होंने कहा है कि वसई पुलिस और नाला सोपारा पुलिस ने जांच में देर कर दी। अगर वो सही समय पर जांच की होती तो उन्हें सबूत मिलता, सबूत की कमी नहीं होती, जैसे कि मोबाइल ट्रैप किया जाता और वगैरह बहुत कुछ सबूत हाथ में आता। उनको ऐसे उम्मीद थी और सबूत नहीं मिलने के कारण जांच करने में दिक्कतें आ रही हैं। मीडिया से श्रद्धा के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, इसके लिए आप लोग जो मेरी मदद कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आफताब ने जिस तरह से मेरी बेटी की हत्या की है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने, श्रद्धा के पिता ने ये बात कही है। तो ये जो केस है ये दिल दहला देने वाली घटना है और इसके कारण आज किसी ने भी ये पहली बार ये सुना होगा ये इस हत्या के बारे में, उसके रूह ज़रूर कांपे होंगे। कई केस ऐसे हैं जिसमें कि लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। जैसे 2012 केस आपको याद होगा कि रात का समय था और निर्भया, जो एक काल्पनिक नाम रखा गया है उस लड़की का, वो अपने एक मित्र के साथ बस पर रात को कहीं से आ रही होती है और मित्र के साथ बस में चढ़ती है और बस में 6 लोग पहले से ही सवार थे और उन लोगों ने उस निर्भया की गैंग रेप करते हैं और सामूहिक बलात्कार करते हैं और फिर उसको बहुत बुरी तरह से मार दिया जाता है और कुछ दिन इलाज के बाद वो फिर अंत में मर जाती है। और निर्भया, उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 23 वर्ष की लड़की थी और जिसे बचाया नहीं जा सका। और उसके मित्र हैं, वो उनको भी मारा जाता है लेकिन वो बच जाते हैं और दोषियों को फिर सज़ा बहुत साल चलता है और उसके बाद सालों साल चलता है, उसके बाद उसको फांसी दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि निर्भया के माता पिता पर क्या गुजरी होगी, ये ज़रा आप सोचें। क्या निर्भया वापस उनको सज़ा, फांसी की सज़ा तो मिली, लेकिन क्या निर्भया वापस आएगी कभी?
कभी नहीं आ सकती। उसी प्रकार जिस प्रकार से श्रद्धा कभी वापस नहीं आ सकती है अपने। और आज उसके पिता न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिता ने मंत्री से भी मिले, उप मुख्यमंत्री से भी मिले, और लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या श्रद्धा वापस आ सकती है? जवाब सिर्फ एक ही है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। और इसी तरह से और भी हरियाणा का जो फरीदाबाद जगह है, वहाँ पर भी सेक्टर 7 में, वहाँ पर भी एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है कि युवती के साथ भी निर्भया जैसी ही दरिंदगी की गई और उसको प्राइवेट पार्ट में पाइप जैसी चीज़ घुसाई गई और गैंग रेप करके उसके शव को पार्क में फेंक दिया गया। और उस युवती के सिर पर भी वार किया गया था, काफ़ी चोटें आई हुई हैं। और ये युवती के शव को आज भी मर्चरी में रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक दोषियों को पकड़ नहीं पाए हैं, उस युवती को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये बहुत ही दुख की बात है। श्रद्धा के पिता न्याय पाने के लिए अभी भटक रहे हैं, आगे नहीं जानते हम कि उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं। और निर्भया को तो न्याय मिल गया, अब इस युवती के बारे में जो हरियाणा के फरीदाबाद में जो घटना घटी है, निर्भया की ही तरह घटना, उसमें अभी तक ये न्याय नहीं मिला है। और छावला गैंग रेप के बारे में भी आप जानते ही होंगे कि हाई कोर्ट ने दोषियों को, आरोपियों को फांसी की सज़ा दे दी हाई कोर्ट ने, लेकिन सबूत की कमी के कारण, ठोस सबूत की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। और वो आज समाज में यूं ही अगले शिकार के लिए घूम रहे हैं। और इससे उनकी जो पीड़िता के माता पिता थे वो बहुत टूट चुके हैं, और क्योंकि उन्हें उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला। और बैतूल में जहाँ ये तो होती है समाज में, जब लड़कियां बाहर निकलती हैं तो असुरक्षित हैं, बिल्कुल हैं असुरक्षित, लेकिन घर में, अपने ही घर में उसके अपने ही पति नशेड़ी होता है और वो अपनी पत्नी के साथ गलत संबंध करता है, उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल देता है। और इस तरह से निर्भया की जो केस हुआ था, उसी तरह का केस अपने ही घर के अंदर होता है। तो आप ज़रा सोचें कि औरतें कहाँ पर सुरक्षित हैं, क्या समाज में है या अपने घर में है? इसके लिए कानून तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन जो ऐसे घिनौनी हरकतों के लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और ये घटना जो है, पुलिस आज उसके पति की तलाश में, पति फरार है उसकी, बैतूल जगह है वहाँ पे, जो उसका पति है वो फरार है। और आज के दिन तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है उसे, ढूंढ नहीं पाई है उसे, उसकी तलाश में लगी हुई है। और बिल्किस बानो के बारे में भी आपने सुना होगा कि उसके दोषियों को भी रिहा कर दिया गया। ये इससे इसके माता पिता जो हैं और जो सगे संबंधी हैं वो कितने दुखी हुए होंगे, आप ही सोचिए। ये बिल्किस बानो की घटना उस समय हुई थी जब गुजरात दंगे 2012 में हुआ था, तो मुसलमानों को मारा जा रहा था, उस समय ये घटना हुई। तो और उसके बाद उसके जो दोषी थे वो 2012 के जो दोषी हैं वो तो सब आज समाज में आराम से जी रहे हैं, ये मोदी जी की मेहरबानी से। और यहाँ बात आती है माता पिता के साथ क्या बीतती है, लेकिन हमारा जो समाज है वो, अगर हम शुरू से देखें तो हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी, कि इस तरह की संस्कृति नहीं थी हमारी। एक बड़े घर में बड़े लोगों का, बड़े बुजुर्गों का भय होता था, इज्जत होती थी, जिसके कारण सब जो भी निर्णय लिया जाता था बच्चों के लिए एक साथ ली जाती थी और वो बच्चों की भलाई के लिए ही होता था। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो खुद भी माता पिता के अधीन रहना नहीं चाहते, वो इंडिपेंडेंट होने का एक कल्चर आ गया है। जिस तरह से पश्चिम का कल्चर है कि 18 साल के बाद वो
माता पिता का घर छोड़ देते हैं और नौकरी करते हैं और इंडिपेंडेंटली अपने फ्लैट में लेकर रहते हैं। तो उस तरह का कल्चर अब हमारे देश में भी आ चुका है। और ये जो इस लिविंग कल्चर, एक लिविंग संस्कृति आ गई है। इसमें क्या होता है कि कामकाज का जो सेंटर होता है, एक शहर होता है, वो कामकाज के लिए करने के लिए दूसरे शहरों से बच्चे आते हैं और लोग आते हैं और वहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। यानी एक कोई फ्लैट ले लेगा और फ्लैट का जो किराया है वो दोनों मिल करके देंगे, लड़का और लड़की, और एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। अविवाहित होते हैं, अविवाहित होते हुए भी पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। और इस तरह के कल्चर को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। और उन शहरों में ये प्रचलित है जहाँ पे कामकाज के लिए बाहर से बच्चे ज़्यादातर आते हैं, जैसे बेंगलुरु हो गया और दिल्ली है। इस तरह जो सेंटर पॉइंट होता है और वहाँ सब ओर से, भारत के हर इलाके से लोग काम करने के लिए या काम ढूंढने के लिए भी आते हैं। और दूसरे शहरों में बच्चे जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी शिक्षा के मुताबिक वहाँ उनको काम मिल जाता है और वो वहीं उसी शहर में रहने लगते हैं, माँ बाप से दूर। और ऐसी परिस्थिति में लड़के लड़कियां आज़ाद होते हैं, माँ बाप का तो भय होता नहीं है, किसी कोई बड़े बुजुर्ग भी नहीं है, उनके साथ रहते हैं और वो एक साथ लड़के लड़कियां फ्लैट में रहने लगते हैं। शादी से पहले ही गलत संबंध बनाकर पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और वहाँ पे माता पिता का कोई भय नहीं होता है। जो भी डिसीजन होता है वो खुद लेते हैं और बिल्कुल आज़ाद होते हैं। तो इस तरह की संस्कृति जो है ये पश्चिम देशों का नकल है। औरतों की सुरक्षा को लेकर मौजूदा सरकार से सवाल है कि औरतों को कि ये दिल दहला देने वाली जो घटनाओं का जो मैंने वर्णन किया और इससे और भी अधिक आप जानते होंगे, वो क्या सरकार क्या कर रही है सब इस तरह की संस्कृति जो हमारे समाज में पनप रही है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। अब एक और तो बच्चों की पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए माता और पिता दोनों को ही काम पर निकलना पड़ता है, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें बच्चों की खर्चे बहुत आते हैं, पढ़ाई में खर्च बहुत आता है, इसकी वजह से पैसे की ज़रूरत है। नहीं तो वो वो शिक्षा देने में फिर वो नहीं दे पाएंगे, वो आगे चलकर वो पैसे नहीं दे पाएंगे बच्चों को, इसकी वजह से माता पिता दोनों को काम पर निकलना पड़ता है। तो घर से ही नैतिक शिक्षा देने में माँ बाप असमर्थ रहते हैं। और इसके क्या वजह क्या होता है कि आज के ज़माने में बच्चे सबसे पहले घर में सुरक्षित नहीं होते हैं, घर में ही उनको सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से आज के ज़माने में नौकरी ढूंढते समय भी ये देखना चाहिए कि सिर्फ सैलरी नहीं देखना चाहिए कि हाँ सैलरी बहुत अच्छी है, ये कंपनी है, वहाँ पे चलो भेज दो बच्चों को। सैलरी के साथ साथ उस जगह का वातावरण देखना चाहिए, क्या बच्चे किस तरह से वो अकेला रह पाएगा या अकेली रह पाएगी, ये माता पिता को देखना चाहिए। और उस कामकाज के शहर में, जिस शहर में काम मिल रहा है, तो माता पिता का कर्तव्य ज़रूर बनता है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले देखें और इसके अत्यंत ये आवश्यक हो जाता है। तो श्रद्धा भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी आफ्ताब के साथ। और ये आप और उसकी मम्मी, जो श्रद्धा की मम्मी थी, वो कोरोना महामारी के दिनों में मम्मी की मृत्यु भी हो जाती है और पिता के साथ वो श्रद्धा का कोई बातचीत होना बंद हो जाता है। इस तरह से श्रद्धा बिल्कुल ही अकेली हो जाती है और आफ्ताब उसे अकेला पाकर ही उसे हिम्मत होती है कि उसे मारता है और पीटता है, हर दूसरे दिन उसकी मार कुटाई करता है। और जिसकी शिकायत श्रद्धा ने पुलिस में भी की थी और पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की, और जिसके कारण आज श्रद्धा हमारे बीच में नहीं है। तो ये श्रद्धा
जो थी वो बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। मम्मी की मृत्यु हो जाती है और पिता से बिल्कुल बातचीत बंद हो जाता है और वो पिता का कहना है कि वो खुद बातचीत नहीं करना चाहती थी। और कई बार उन्होंने श्रद्धा को घर वापस लाने की कोशिश भी की, लेकिन वो आफताब उस पर दबाव डालता था और ब्लैकमेल करता था। ये किस बात के लिए ब्लैकमेल करता था ये अभी नहीं बताया गया है पुलिस के द्वारा। तो इस आफताब की वजह से वो कहीं वापस अपने घर नहीं लौट पा रही थी। तो वो किस हाल में जी रही थी ये सोचकर भी दिल दहल जाता है कि आफताब के साथ कैसे वो जी रही थी। और आफताब का जो मुजरिम है, वो दोषी है, वो एक पुलिस वालों के लिए ही चुनौती बन गया है, क्योंकि उसके लिए कोई सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हैं। श्रद्धा के जो शरीर के जो टुकड़े मिले हैं, वो उसका जो डीएनए टेस्ट में अगर तो डीएनए श्रद्धा के डीएनए से मेल उन टुकड़ों का जो टुकड़े मिले हैं पुलिस वालों को श्रद्धा के डीएनए से अगर मेल खाता है तो फिर वो केस आगे बढ़ेगा। अगर मेल नहीं खाता है तो आफताब को 90 दिन के अंदर ही बेल हो जाएगी और फिर वो समाज में एक नया शिकार ढूंढेगा डेटिंग के ज़रिए। डेटिंग ऐप जो है वो श्रद्धा भी आफताब से डेटिंग ऐप के कारण ही उसका आफताब से कनेक्शन जुड़ा था। और आफताब जो है वो श्रद्धा के अलावा भी कईयों के साथ वो डेटिंग कर रहा था। तो फिर वो 90 दिन के बाद वो आज़ाद हो जाएगा और ये केस फिर वहीं का वहीं हो जाएगा और श्रद्धा को फिर न्याय मिलना मुश्किल है। तो ये सरकार इतनी बड़ी घटना हुई है और सरकार अभी अपनी कैंपेनिंग में बिल्कुल व्यस्त है और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में व्यस्त है। तो सरकार को चाहिए कि डेटिंग ऐप बिल्कुल बंद करवाना चाहिए और सोशल मीडिया में जितने भी प्रकार की डेटिंग हो रहे हैं उसको भी बिल्कुल बैन करना चाहिए। और एक और माता पिता अपने बच्चों को तब तक स्वतंत्र ना छोड़ें जब तक कि वो समझदार नहीं हो जाते। और दूसरी ओर सरकार को डेटिंग ऐप को बिल्कुल बैन करना चाहिए। आरोपियों को सज़ा सुना देने से क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी या कोर्ट की जिम्मेदारी, जजों की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा कानून ही कहता है कि हमें ऐसा साफ सुथरा समाज बनाना है, समाज जहाँ पर हमारे नागरिक बेखौफ जिए। इस तरह का समाज हमारी जो अदालत है, हमारे जो कोर्ट है, वो नहीं दे पा रही है इस तरह के समाज को, जहाँ पर बेखौफ और साफ सुथरा समाज हो और वहाँ बेखौफ रहें, नौकरियाँ करें और क्योंकि सरकार की नौकरियाँ करे और हर नागरिक का नौकरी पाना, एजुकेशन लेना, कहीं पर भी जाकर और पढ़ाई करना, इस तरह से हर नागरिक का ये हक है। तो ये ऐसा समाज वो हमारी सरकार और अदालत नहीं दे पा रही है। और माता पिता की कमज़ोरियाँ तो है ही, क्योंकि वो आज स्टेटस मेंटेन करने के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने के लिए आज व्यस्त हैं, सरकार व्यस्त है अपने कैंपेनिंग के लिए। तो इन सब लापरवाहियों के कारण बच्चों को उसकी जो खमियाजा है वो किसको भुगतना पड़ रहा है? आज के जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, जो कि ये कल्चर जो है ये पश्चिम देश से आया हुआ कल्चर है। और इसमें ऐसी संस्कृति में जो है हमारे देश में बिल्कुल बैन करना चाहिए। क्यों? आरएसएस के ग्रुप को हमने देखा है कि वैलेंटाइन डे के दिन किस तरह से युवक युवतियों को धरपकड़ करते हैं और उसके बाद करवाते हैं और दंगा करते भी हैं। और क्यों क्यों क्योंकि वैलेंटाइन डे हमारे देश की संस्कृति का त्यौहार नहीं है। और
तो फिर ये जो बच्चे, आजकल के बच्चे जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान जा रहा है? ये इन आरएसएस ग्रुप के लोगों को जो वैलेंटाइन डे को अलाउ नहीं करते, तो ये लिव इन रिलेशनशिप को क्यों, किस तरह से अलाउ कर रहे हैं? तो हमारे देश में ये पनपता, ये संस्कृति क्यों ऐसा नज़र आ रहा है? अब हिजाब के लिए, मुसलमानों की हिजाब जो है वो मुसलमानों की संस्कृति है, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के विचार आपस में टकरा रहे हैं, जबकि लिव इन रिलेशनशिप के तरफ जो हमारी संस्कृति है ही नहीं और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो जो श्रद्धा मर्डर केस है, क्या सरकार किसी और बड़ी घटना होने का इंतज़ार कर रही है तब उस पर कोई कानून बनेगा, डेटिंग ऐप के ऊपर या फिर लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर? क्या किसी इंतज़ार कर रही है कि इससे और बड़ी घटना कुछ हो जाए, किसी और महिला का या लड़की का बलि चढ़ जाए, उसके बाद फिर कोई कानून बनेगा? तो हमारा देश जहाँ देवियों की पूजा की जाती है और भारत को खुद माता के, एक नारी का स्वरूप दिया गया है, वो ऐसे देश में निर्भया कांड होता है, छावला गैंग रेप होता है जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला, नशेड़ी पति अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है और वो आज फरार है, और बिल्किस बानो गैंग रेप के दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। और इस तरह के देश में आज की नारियां किस प्रकार अपनी तरक्की कर पाएगी, ये आप इसका कमेंट ज़रूर करें और जवाब हमें दें कि ये किस तरह का समाज हम तैयार कर रहे हैं। क्या सरकार लोगों लोगों आज सरकार से यही सवाल है कि लोगों की मानसिकता क्यों बदल रही है? जब हमारे पास डेमोक्रेसी है, कानून है, हमारा अपना कानून है, देश गुलाम नहीं है, तो दिन ब दिन हमारा समाज बदतर क्यों होता जा रहा है? और अपराध को हम समाज में क्यों पनप रहा है? और ज़रा सोचिए, आप ज़रूर सोचें और इसके बाद कमेंट करके हमारे वीडियो को में बताएं कि इस समाज को सुधारने के लिए किसकी ज़िम्मेदारी है और एक नागरिक के तौर पर हम क्या करें, ये आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।